अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब जैसे हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें एक टर्म दिखता है विच इज़ फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स क्या होते हैं? जो भी हम कपड़े पहनते हैं, चाहे वो हमारे ये वुलन स्वेटर हो जाए या फिर शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, एनीथिंग इज नोन एज फैब्रिक। अब फैब्रिक जो बना होता है वो बना होता है फाइबर्स से। एंड फाइबर्स दो तरह के हो सकते हैं विच इज़ मैन मेड फाइबर्स को ही हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड सेकेंड वन आर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, तो नेचुरल फाइबर्स को अगर हम पहले देखें तो जैसे हो गए लाइक वुल, सिल्क, कॉटन, ये सारे आ जाते हैं नेचुरल फाइबर्स में। और मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स में आ जाते हैं लाइक नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर एंड टेरिकॉट, ये सारे आ जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में। अब होता क्या है, बेसिकली फाइबर्स जो होते हैं वो कहलाए जाते हैं स्मॉल यूनिट्स, और इन स्मॉल यूनिट्स से मिलके बना होता है हमारा फैब्रिक विच इज़ लार्ज। और अगर हम इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलें तो जितनी भी स्मॉल यूनिट्स होती हैं हमने उनको टर्म दिया है मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल एंड मर मतलब यूनिट, मोनोमर सिंगल यूनिट। एंड जितने भी लार्ज होते हैं इनको हमने टर्म दिया है पॉलीमर, मतलब अ थिंग विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स। तो मोनोमर और पॉलीमर यही वर्ड्स हैं जिनसे हम फैब्रिक्स और फाइबर्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कॉटन, तो कॉटन कुछ और नहीं बल्कि एक सेल्यूलोज, एक पॉलीमर होता है सेल्यूलोज, उस पॉलीमर को ही हमने नाम दे दिया है कॉटन। अब ये पॉलीमर है तो इसका ज़रूर से कोई ना कोई मोनोमर तो होगा ही, जिससे मिल करके ये सेल्यूलोज हमें मिला है। तो इसका मोनोमर होता है ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज यूनिट्स, मान लीजिए बहुत सारी छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट्स हैं, हम पे अलग अलग दे रखी हैं, और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बन जाता है एक पॉलीमर। तो मोनोमर क्या होगा, ग्लूकोज यूनिट्स, और इनसे मिलके बनने वाला जो पॉलीमर है उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं, और मोस्ट कॉमनली हम उसको कॉटन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम अपने कुछ मैन मेड, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो सिंथेटिक चीज़ों से डील कर रहा है, तो इस पोर्शन को हम अभी अलग रख देंगे और हमारा मेन फोकस रहेगा मैन मेड एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम वन बाय वन अपने जो इम्पोर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको पढ़ते चलते हैं, और हम इनको स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ेंगे ताकि हमें याद करने में इजी हो सके और समझने में भी इजी हो सके। सो फर्स्ट इज़ रेयॉन। सो रेयॉन जो है एक मैन मेड फाइबर है। दिस रेयॉन इज़ सिमिलर टू सिल्क बट इट इज़ चीपर देन सिल्क। अगर आपको पता हो तो सिल्क एक ऐसा फाइबर है जो एक कॉस्टली फाइबर है, ये महंगा मिलता है, और अगर हमें सिल्क की जैसा ही हमने एक फाइबर निकाला है विच इज़ रेयॉन, ये सिल्क से बहुत ज़्यादा चीप होता है, मतलब सस्ता होता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन को। नेक्स्ट इज़ इट इज़ मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड, लकड़ी का जो पल्प होता है, मतलब जब लकड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो उसको केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, इसी से ही हमें रेयॉन मिलता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जब हम इसमें वुड पल्प यूज़ कर रहे हैं तो ये एक नेचुरल फाइबर क्यों नहीं है, हमने क्यों इसको सिंथेटिक की कैटेगरी में डाला है? तो इसका आंसर है कि जब भी हम किसी भी नेचुरल चीज़ का केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो वो खुद ब खुद चीज़ सिंथेटिक हो जाती है। इसीलिए ऑल्दो नेचुरल सोर्स है बट इज़ मैन मेड, ये मैन मेड ही है। रेयॉन प्लस कॉटन, अगर हम रेयॉन और कॉटन को मिक्स करेंगे तो हम उससे बेडशीट्स बना सकते हैं,
रेयॉन प्लस वुल से हम कारपेट्स बना सकते हैं। अगर आपने कारपेट को देखा हो तो उसमें वुल का टेक्सचर भी आता है और वो शाइनी भी होती हैं। और कुछ आजकल स्वेटर्स होते हैं तो वो शाइनी होते हैं लेकिन होते वो वुल के ही हैं, तो उसमें भी रेयॉन हमारा यूज़ होता है। अब हमारा नेक्स्ट फाइबर है विच इज़ नायलॉन। अब नायलॉन ये एक ऐसा मैनमेड फाइबर है जो पूरी तरह से सिंथेटिक था, इसमें कुछ भी नेचुरल सोर्स नहीं है, हमने इसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करा, हमने सारे केमिकल से ही इसे बनाया है। कोल प्लस वाटर प्लस एयर, तो मतलब हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया, कोल। कोल से हमारा प्लस वाटर प्लस एयर गिव्स द नायलॉन। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, मतलब ये खिंच सकता है बहुत लिमिट तक, लाइट होता है, हल्का होता है, लस्ट्रस मतलब शाइनी होता है, इजी टू वॉश, ये धुलता इजी है और बहुत ही आसानी से सूख भी जाता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें कि नायलॉन किस लिए यूज़ होता है तो हम देखेंगे कि ये सॉक्स बनाने में, टेंट्स बनाने में, टूथ ब्रशेस बनाने में, रोप्स, चाहे वो सिंपल रोप्स हो जाए या फिर रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स हो जाए, रॉक क्लाइंबिंग, उनकी रोप्स बनाने के लिए भी नायलॉन यूज़ हो सकता है। तो बैग्स बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, पैराशूट्स बनाने के लिए भी नायलॉन यूज़ होता है। तो इन रोप्स और पैराशूट को देख के हम ये बता सकते हैं कि नायलॉन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है। एंड नायलॉन इज़ मच स्ट्रॉन्गर फाइबर देन स्टील वायर ऑफ सेम डायमेंशंस। अगर हम कोई भी सेम डायमेंशन मतलब सेम लेंथ, सेम एरिया, सेम वॉल्यूम वाले नायलॉन और स्टील वायर को लेंगे तो नायलॉन जो है वो ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू द स्टील। तो ये हमारे दो सिंथेटिक फाइबर्स कंप्लीट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक मैनमेड फाइबर है और इससे जो भी फैब्रिक हमारा बनता है वो इजी टू वॉश होता है, मतलब बहुत ही आसानी से धुल जाता है, रिंकल फ्री, मतलब उसमें सिलवटें नहीं पड़ती उस कपड़े में, एंड क्रिस्प, मतलब आप जैसे भी उसको सुखाने के लिए डालेंगे वो उसी ही शेप में रहेगा, मतलब सीधे से उसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगी। और पॉलिएस्टर के बहुत फेमस जो पॉलिएस्टर्स हैं कुछ जो हमारी नॉर्मल लाइफ में डे टू डे यूज़ होते हैं वो है टेरिलीन। टेरिलीन एक ऐसा पॉलिएस्टर है जिसको हम फाइन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको किसी भी सिंपल धागे की तरह लपेट सकते हैं। एंड सेकंड इज पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट, PET हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये एक ऐसा पॉलिएस्टर है जो हमारी कुकिंग यूटेंसिल्स जो यूज़ होती हैं उनमें काम में आता है। इसके यूजेस हो जाते हैं बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एक्सेट्रा। फिल्म्स मतलब कि पतली पतली शीट्स, उनको हम फिल्म्स कहते हैं। बॉटल्स जैसे हम जिन बॉटल्स में अपने अचार को, पिकल्स को स्टोर करते हैं वो PET की ही बनी होती है। और हम पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिला के पॉलीकॉट बना सकते हैं, वुल के साथ मिला के पॉलीवुल बना सकते हैं, एंड टेरिकॉट। ये कुछ ऐसे पॉलिएस्टर्स हो गए जिनको हम मतलब अपने डेली यूज़ में पहनते भी हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्राइलिक। ये जो पॉलीमर है, हमारा सिंथेटिक फाइबर जो है वो वुल के सिमिलर है। वुल, अगर हम नेचुरल वुल की बात करें तो जो वुल होती है वो हमें शीप से ऑब्टेन होती है। अब वो वुल बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, तो इसके लिए नेचुरल वुल इज़ एक्सपेंसिव, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट बनाया गया वो था एक्राइलिक। ये वुल के सिमिलर है लेकिन चीप है। ये स्वेटर्स, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स को बनाने में काम में आती है। और अगर हम इन पॉलिएस्टर्स का मतलब इन सिंथेटिक फाइबर्स की एक डिसएडवांटेज भी होती है। एडवांटेजेस तो हमने देख ही ली बहुत है और हम अभी इसको समराइज़ भी करेंगे, लेकिन एक जो मेजर डिसएडवांटेज है आप इसको याद रखिएगा कि ये हीट करने पे मेल्ट हो जाती है। मेल्ट ऑन हीटिंग, मतलब मैक्सिमम सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हीटिंग पे मेल्ट करने लगते हैं। इसलिए किचन में एंड लेबोरेटरीज़ में सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों को पहन के जाने के लिए मना करा जाता है और जितना पॉसिबल हो सके आप किचन में या फिर लैब्स में कॉटन के कपड़े पहनिए ताकि वो आग को नहीं पकड़े। तो ये हो गया इसका एक मेजर डिसएडवांटेज। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस को
पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑल दीज फाइबर्स आर अफोर्डेबल, मतलब ये चीप होते हैं और बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाते हैं। सेकेंड इज ईजी टू मेंटेन, हम इनको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, इनको कोई ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती ऐसे फाइबर्स को। थर्ड इज़ ड्यूरेबल, मतलब ये लंबे चलते हैं, आसानी से ख़राब नहीं होते। फोर्थ इज़ लाइक दे ईजी टू वॉश, धुलने में आसान होते हैं। टेक अप दी लेस वाटर, लेस वाटर में ये धुल सकते हैं। एंड कैन बी ईजली ड्राइड, कम पानी लेते हैं धुलने में और कम समय लेते हैं सूखने में। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए, ये 6 एडवांटेजेस इसके हो गए, इसको आप याद रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं विच इज़ प्लास्टिक। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स क्या होती है और हम किस तरह से इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, हम इस पोर्शन में देखते हैं। प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि इंसान ने ही बनाया है। ईज़िली मोल्डेड, मतलब जब हम प्लास्टिक को हीट करेंगे तो वो किसी भी शेप में ईज़िली मोल्ड हो सकती है, चाहे हम उसको सर्किल का शेप दें, स्क्वायर का शेप दें, एनी शेप। ये तो रेक्टेंगल बन गया, अगर हम स्क्वायर दें, रेक्टेंगल दें, कुछ भी एनी शेप में रिफॉर्म हो सकती हैं, रिसाइकल्ड हो सकती हैं, रीयूज्ड हो सकती हैं। रिसाइकल मतलब हम इसको वापस से यूज़ करके कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड रिसाइकिल, रीयूज, हम वापस से उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इन प्लास्टिक्स को कलर भी कर सकते हैं, शीट्स में फॉर्म कर सकते हैं, वायर्स में मोल्ड कर सकते हैं। तो प्लास्टिक के ये थोड़े मतलब इनके फैक्टर्स हो गए जो डिस्क्राइब करते हैं प्लास्टिक को। एक प्लास्टिक हम जो कॉमनली बोलते रहते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इज़ पॉली प्लस इथीन, इनको मिलके जो पॉलीमर बनता है दैट इज़ नोन एज पॉलीथीन। सो पॉलीथीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथीन, ये चीज़ आपको याद रखना है। दिस इज़ यूज टू मेक द कैरी बैग्स। अब एक टर्म आता है हमारे, अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं और हम मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स पहले ही समझ चुके हैं, तो टर्म आता है लीनियर एंड क्रॉस लिंक। लीनियर पॉलीमर जिनकी अरेंजमेंट लीनियर होती है, एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर जो एक मतलब पूरा केज टाइप की अरेंजमेंट में हमको मिलते हैं। और इसलिए क्रॉस लिंक पॉलीमर्स जो होते हैं वो मजबूत होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लीनियर पॉलीमर्स। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अब हम प्लास्टिक को मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड द सेकेंड इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इनमें बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क होता है, हम देख लेते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं इनको हम हीट करके दोबारा से रीमोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी साइज़ दे सकते हैं, हम इसमें कलर भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है डिफॉर्म ईजली, मतलब ईजली हम किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गए पीवीसी। पीवीसी इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड नेक्स्ट इज़ पॉलीथीन्स, जिसको हमने अभी देखा विच इज़ द पॉलीमर ऑफ इथीन। इसके यूजेस हम टॉयज़ को बनाने में काम में लेते हैं, कॉम्स बनाते हैं। कॉम्स मतलब जो बालों को काटने वाली कंघी होती है वही। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ये फ़र्क आ जाता है कि हम इसको वापस से हीट करने पे रीमोल्ड नहीं कर सकते, मतलब एक बार में जो हमने इसको फर्स्ट टाइम में जो भी शेप दे दिया वही शेप इसका हो जाएगा फाइनल। तो मोल्डेड वंस मतलब हम सिर्फ एक ही बार इसको शेप दे सकते हैं। कांट बी सॉफ्टन ऑन फर्दर हीटिंग, जब हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो हम उसको वापस से पिघला नहीं सकते। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट आपने स्विचेस में देखा होगा, कभी आप कोई बड़ा स्विच देखिएगा और वो मतलब ख़राब हुआ हो तो आप देखेंगे उसके पीछे थोड़ा अलग सा मटेरियल, हार्ड मटेरियल होता है, जो हैवी वोल्टेज जो अप्लायंस लेते हैं उनमें यूज़ होते हैं। सो बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बेकेलाइट। तो इसीलिए हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस में एंड जितने भी कुकवेयर के हैंडल्स होते हैं उनमें बेकेलाइट यूज़ होता है। सेकेंड वन इज़ मेलामाइन। मेलामाइन भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब इसकी खुद की इम्पॉर्टेंस है, एडवांटेजेस हैं। मेलामाइन रेसिस्ट द फायर, मतलब ये अगर आग को
बढ़ावा नहीं देता, आग को बुझाने का काम करता है। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, क्योंकि हमने देखा मेलामाइन एंड बेकेलाइट दोनों ही प्लास्टिक हैं, लेकिन ये वाली जो प्लास्टिक्स हैं मेलामाइन, ये टॉलरेट कर लेती हैं हीट को मच बेटर देन द अदर प्लास्टिक्स। और इसी वजह से ये हमारे किचन वेयर्स में यूज़ होते हैं, फाइबर्स बनाने में यूज़ होते हैं, और इसीलिए ये इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से ये दोनों ही प्लास्टिक बिल्कुल से अलग हो जाती हैं। तो ये हमने देख लिया प्लास्टिक वाला पोर्शन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें पता है कि प्लास्टिक डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन तब भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। हमें मिल्क को स्टोर करना हो, वाटर को स्टोर करना हो, फ्रूट्स को स्टोर करना हो, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी खाने या पीने से रिलेटेड कैटेगरी हो, हम उसको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का ही यूज़ क्यों करते हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। ये वाटर से, एयर से या फिर अपने आसपास की चीज़ों से रिएक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से इनके अंदर जो भी हमने स्टोर करके रखा होता है वो भी ख़राब नहीं होता। द सेकेंड वन इज़ प्लास्टिक इज़ लाइट, हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, सस्ती होती है, चीप एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब लंबा चलती है। थर्ड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने बेकेलाइट एंड मेलामाइन में पढ़ा था कि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, जिनकी वजह से हीट रेजिस्टेंस यूटेंसिल्स हो गए या फिर इलेक्ट्रिसिटी से हमें रेजिस्ट करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। फोर्थ इज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का बहुत यूज़ होता है, चाहे वो हमें अपनी मेडिसिन, टैबलेट्स को पैक करना हो तब प्लास्टिक यूज़ होती है। थ्रेड्स, जिनसे हम जो स्टिचिंग होती है, वुंड्स, चोट को हम स्टिच करते हैं, स्टिचेस लगते हैं, वो भी प्लास्टिक के थ्रेड से ही यूज़ बनते हैं। एंड सिरिंजेस, जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं उनकी जो सीरेंज होती हैं वो सब प्लास्टिक से होती हैं। ग्लव्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। द सेकेंड नेक्स्ट इज प्लास्टिक कुकवेयर। प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक कुकवेयर में भी। जैसे हम माइक्रोवेव में कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो हम एक ऐसे, उसके लिए अलग से कुकवेयर्स होते हैं जिनके लिए वो माइक्रोवेव सेफ होते हैं, वो पिघलते नहीं हैं। मतलब कि वो किसके रेजिस्टेंस हो गए, हीट के, गर्मी से भी उन पर कोई, उन प्लास्टिक के वेसल्स पर भी कोई असर नहीं हो रहा। द नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, जैसे आजकल जो कुछ यूटेंसिल्स आ रहे हैं वो नॉन स्टिकी होते हैं, मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं बिना ऑयल का यूज़ करें या फिर बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में ऑयल का यूज़ करके। तो उसका एक एग्जांपल हो गया टेफ्लॉन। उन कुकवेयर पर एक प्लास्टिक होती है विच इज़ नोन एज टेफ्लॉन, उसकी कोटिंग होती है। सो टेफ्लॉन इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग्स ऑफ कुकवेयर। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके लिए प्लास्टिक इतनी वाइड वैरायटी में यूज़ होती है, इसके बावजूद कि ये हमारी ही हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिक से हम कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे इसके यूज़ को कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ड्स जानते होंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो टाइम के साथ साथ, लाइक जो भी हमारा वेस्ट है वो टाइम के साथ डिकम्पोज होता जाता है और इसमें कोई ऐसी हमारी सॉइल के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पोल्यूशन करते हैं, ईजिली डिकम्पोज नहीं होते और हमारी हेल्थ के लिए एज वेल एज दी नेचर्स हेल्थ के लिए ये बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट वाली चीज़ें होती हैं। सो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। NB मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। मतलब इसको अगर डिकम्पोज होना है, कोई भी एक प्लास्टिक का बैग है, अगर इसको पूरी तरह से इसके नेचुरल कंस्टिट्यूएंट्स में डिकम्पोज होना है, जैसे हमने पॉलीथीन का एग्जाम्पल पढ़ा था विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथीन। अगर हमें पॉलीथीन को इथीन में तोड़ना है तो उसमें सेवरल ईयर्स का समय लग सकता है। इट इज़ नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कांट बी कम्प्लीटली बर्न्ड। अगर हम प्लास्टिक को जलाने जाएंगे तो पहली बात तो वो पूरी कभी भी जलेगी नहीं, हमेशा कोई ना कोई रेसिड्यू छोड़ के जाएगी विच इज़ अगेन द पॉइजनस थिंग। और जब जलाने पर जो भी फ्यूम्स होंगी वो सब की सब पॉइजनस होंगी, मतलब अगेन इट इज़ कॉजिंग द एयर पोल्यूशन।
इट इज़ अ कॉज ऑफ डेथ ऑफ कैटल्स, मतलब आपने अपने आसपास देखा होगा जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, कैटल्स होते हैं, वो आसपास के जहाँ पर भी गार्बेज पड़ा होता है वहाँ से चीज़ों को खाते हैं, और उसमें क्या होता है, वो प्लास्टिक की, अगर कोई भी खाने की चीज़ किसी प्लास्टिक बैग के अंदर है तो वो एज इट इज़ उस प्लास्टिक बैग को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है वो उस पर एक प्लास्टिक की लाइनिंग हो जाती है और वो चोक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। क्लॉग द ड्रेन्स, मतलब जो हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनके घर पे वेस्ट कलेक्ट करने वाले लोग भी आते हैं, लेकिन तब भी उनकी आदत हो जाती है जो वो अपने आसपास की जो ड्रेन्स होती हैं, मतलब सीवेज के जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पर जा कर के अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को फेंकते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है, वो उन पतली पतली नालियों में जा कर के फंस जाते हैं, और जिससे जितने भी इफ़ेक्ट जो होता है वो पड़ता है उन वर्कर्स पे जो उनको साफ़ करते हैं। तो क्लॉग द ड्रेन प्लास्टिक ड्रेन्स को बंद कर देती है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स ऑन रोड एंड वाटर बॉडीज़। तो हम इन सब को देखते हुए एक चीज़ देख सकते हैं कि जितने भी अगर प्लास्टिक रैपर में कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उसको कभी भी रोड पर या फिर वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो हमसे रिलेटेड एनिमल्स, फिशेस, उन सब के लिए ही नुकसानदायक होती हैं। And as a responsible citizen, I and you people should always remember the 5R principle, which says reduce, reuse, प्लास्टिक की यूज़ को रिड्यूस करो, कम करो, रीयूज़ करो, उसको वापस से यूज़ करो, रिसाइकिल, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में बनाने के लिए रिसाइकिल के लिए दे दो, रिकवर, आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उन्हीं को बार बार यूज़ करिए, मतलब नए नहीं लीजिए, रिफ्यूज़, और अगर आपके पास पहले से ही प्लास्टिक की बैग्स हैं तो आप उन्हीं को यूज़ करिए। हर बार अगर आप मार्केट पे शॉपिंग करने जाते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, तो हर बार नया बैग लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास पहले से है उसी बैग को यूज़ करिए। सो यूज़ दी कॉटन एंड जूट बैग्स। अगर हमें प्लास्टिक को, मतलब जितना हम जिस एक्सटेंट तक इसके यूज़ को कट कर सकते हैं, अगर हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर लें तो एक मेजर पोर्शन प्लास्टिक का कम हो सकता है। और जब भी आप छोटी छोटी चीज़ें अपना सकते हैं, जैसे शॉपिंग पे जाएँ तो कॉटन के बैग्स या फिर जूट के बैग्स ले जाएँ, जिससे प्लास्टिक का यूज़ थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हो जाता है पूरा प्लास्टिक से रिलेटेड पोर्शन। अब हम एक टेबल में कुछ सब्सटेंसेस को देख लेते हैं, उनके डिकम्पोज होने का टाइम देख लेते हैं। हमने इस टेबल में अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उनको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है और उनका नेचर क्या है, वेदर दे आर दे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम इसको देख लेते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स की चाहे वो पीलिंग्स हो गई या फिर उनका बल्क हो गया, इट टेक्स 1 to 2 वीक्स टू जनरेट, मतलब 1 से 2 हफ्ते लगेंगे उनको पूरी तरह से अपने जो मोनोमर यूनिट्स हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें टूटने में। सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देन पेपर, इट टेक्स 10 to 30 days एंड इट इज़ अगेन बायोडिग्रेडेबल। 10 से 30 दिनों में, मतलब 1 महीने में, लगभग 1 महीना लगेगा पेपर को टूटने में, नेचुरल प्रोसेस की मदद से। कॉटन क्लोथ्स को अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं, देन इट टेक्स 2 to 5 months, सो इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। वुड विल टेक 10 to 15 years टू डिग्रेड एंड इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। अब बात आती है कि लकड़ी इतना लंबा समय क्यों ले रही है। एक्चुअली वुड में होता है लिग्निन नाम के कुछ सब्सटेंसेस, लिग्निन, सुबेरिन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वुड को थोड़ा सा रेजिस्टेंट बना देती हैं नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होने के लिए। सो इसलिए वुड जो है वो थोड़ा लंबे समय ले लेता है डिग्रेड होने में। वुलन क्लोथ्स, वुल से मिलने वाले क्लोथ्स लगभग 1 साल लेते हैं डिजनरेट होने में एंड इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। Then tin, aluminium and any metal can. It takes 100 to 500 years to degenerate in by natural process and it comes under the category of non-biodegradable. अब इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मेटल का कैन अगर हमने आज फेंका तो उसको पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस से डीजनरेट होने में इतना लंबा समय लगेगा। Plastic bags take several years can be thousands and it is again non-biodegradable.
इसलिए सलाह दी जाती है कि मेटल कैंस एंड प्लास्टिक पिक्स का कम से कम यूज़ करें। लाइक नेचुरल जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, कॉटन एंड जूट, इन सारी चीज़ों का अपनी डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ करें। तो हमारा ये चैप्टर इस टेबल के साथ कंप्लीट होता है। अब हम कुछ देख लेते हैं इसके कीवर्ड्स। अब हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज एक्राइलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, synthetic fibers, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इनको देखते ही आपके दिमाग में इनसे रिलेटेड कंसेप्ट तुरंत आनी चाहिए। एंड आई होप कि आपको चैप्टर्स और जितने भी जो मेथड है वो समझ में आ रहे होंगे। अब हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। सो तब तक के लिए थैंक यू।